नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आते हैं, जिसमें बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ ताज़ा जानकारियों के साथ साथियों हम लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास को करते हैं। हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में साथियों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को दिया जाता है जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने का ट्रेंड चल पड़ा है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे किसी भी स्टेट की हों या तो सेंट्रल लेवल की हो साथियों, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी जूनियर असिस्टेंट का, या तो फिर साथियों लोअर पीसीएस आईएएस लेवल के साथियों यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आज के टाइम में साथियों कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, जिनकी भी एक अपनी अहम भूमिका होती है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग अपनी इस क्लास में करने का काम करते हैं। जैसा कि आजकल एग्जामिनर जिस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों से जानना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक साथियों, तो ये क्लास हम लोगों की प्रत्येक दिन सुबह 9 से 10 बजे के आसपास आपके चैनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड हो जाती है। इसे आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, ताज़ा जानकारियों को मैं यहाँ पे बताता हूँ साथियों, आप लोगों को देता हूँ, ठीक उसी प्रकार से पॉइंट डाल के आप लोग भी अपने नोट्स में प्रॉपर नोट्स को आप लोग तैयार किया करिए। ठीक है, उससे आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। ठीक साथियों, ये क्लास डेली प्रत्येक दिन सुबह हम लोगों की होती है। तो साथियों, आज की सबसे ताज़ा जानकारी है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। आज की सबसे पहली और ताज़ा जानकारी है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पीएम मार्क रूटे समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम है मार्क रूटे, क्या नाम है? मार्क रूटे, ये और इनके समेत पूरे मंत्रिमंडल ने साथियों इस्तीफा दे दिया है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर, किस चीज़ को लेकर साथियों? चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर सब्सिडी घोटाले को लेकर साथियों इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें हजारों परिवारों पर गलत तरीके से बाल देखभाल भत्ते पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। हजारों परिवारों ने साथियों बाल देखभाल भत्ते पर धोखाधड़ी का आरोप इनके ऊपर लगाया है। किसके ऊपर? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के ऊपर। और ये और इन्हीं के साथ पूरा मंत्रिमंडल क्या दिया है? इस्तीफा दे दिया है। हालांकि साथियों जो मार्क रूटे की सरकार है, मार्च 2021 में संसदीय चुनावों तक का कार्यवाहक भूमिका में रहेगी। जब तक साथियों चुनाव नहीं हो रहा है तब तक ये क्या करेगी? कार्यवाहक भूमिका में रहेगी। इनकी सरकार मार्च 2021 तक कार्यवाहक भूमिका में रहेगी। साथियों रूटे के इस्तीफे के बाद उनके इस पद पर रहने के 1 दशक का समापन भी हो गया है। हालांकि उनकी पार्टी को चुनाव जीतने की उम्मीद है और अगली सरकार बनाने के वास्ते वार्ता शुरू करने की कतार में भी वह सबसे आगे हैं। कौन? मार्क रूटे। साथियों यदि यह नया गठबंधन बनने में सफल हो जाता है
तो रूटे के फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना कही जा रही है। रूटे के फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना कही जा रही है। चाइल्ड केयर साथियों सब्सिडी में घोटाला किया गया है, जिसके कारण इन्हें कई हजारों परिवारों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। किसके लिए? बाल देखभाल भत्ते के लिए साथियों धोखाधड़ी के संबंध में इनके ऊपर आरोप लगा है, जिसके कारण इन्हें इस्तीफा दिया गया। अब अगर साथियों हम नीदरलैंड के अगर कैपिटल की बात करें तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की क्या है? कैपिटल है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम साथियों नीदरलैंड की राजधानी है। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें अर्थात मुद्रा की, तो नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। मुद्रा अर्थात करेंसी, क्या करेंसी क्या है? यूरो नीदरलैंड की मुद्रा है। और राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम से रख दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने, आजकल ये बहुत तेजी से प्रचलन में चल रहा है नाम बदलने का तरीका। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रख दिया साथियों? बाल ठाकरे के नाम से रख दिया है। बाल ठाकरे के नाम से रख दिया। महाराष्ट्र सरकार ने साथियों गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, याद रखिएगा कौन सा चिड़ियाघर? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम से रख दिया। बाल ठाकरे के नाम से। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, यह साथियों महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल चिड़ियाघर है। इसका नाम बदलकर साथियों बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि इसका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया, तो बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, इसका नाम बदलकर साथियों बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान इसका नाम रख दिया गया है। यह उद्यान साथियों लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला हुआ है। कितना? लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 26 जनवरी को चिड़ियाघर में भारतीय सफारी का उद्घाटन करेंगे। 26 जनवरी को साथियों महाराष्ट्र के जो क्या है मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या करेंगे साथियों? 26 जनवरी को इस चिड़ियाघर में क्या करेंगे साथियों? भारतीय सफारी का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सफारी के उद्घाटन के तुरंत बाद साथियों 3 विशेष 40 सीट क्षमता के वाहन और एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। जब साथियों इसका उद्घाटन होगा तो इसके उद्घाटन के तुरंत बाद 3 विशेष सीट क्षमता वाला साथियों वाहन होगा। साथ ही साथ एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साथियों उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम राज्यपाल की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें
तो भगत सिंह कोश्यारी, क्या है नाम? भगत सिंह कोश्यारी। ये साथियों महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी है कि नीतीश कुमार ने साथियों बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया। किसका? कलरव का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं साथियों, यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया। जिस फेस्टिवल का उद्घाटन किया उसका क्या नाम है बताइए? कलरव इसका नाम है साथियों। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया। क्या किया? कलरव का उद्घाटन किया। बिहार के साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का पहला वर्ल्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कलरव, KALRAV, कलरव का उद्घाटन किया। ठीक साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में, बिहार के कौन से जिले में साथियों? बिहार के जमुई जिले में क्या किया? इन्होंने स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में, कौन से? नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में साथियों, नागी नटकी नागी नटकी अभयारण्य में साथियों इसका उद्घाटन, राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। यह साथियों कौन सा होगा? वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव का मतलब होगा कि पक्षी महोत्सव कलरव होगा साथियों। इसके अगर हिंदी की बात करें तो पक्षी महोत्सव कलरव का इन्होंने उद्घाटन किया। जमुई जिले के नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में इसका उद्घाटन किया। यह महोत्सव साथियों राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों उन्होंने पक्षी महोत्सव को लोगों का भी अनावरण किया। साथ ही साथ अभयारण्यों में उपलब्ध पक्षियों पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी जारी किया। कौन सा टेबल? कॉफ़ी टेबल बुक भी उस दौरान इन्होंने जारी करने का काम किया। और अगर बात करें साथियों तो नागी नटकी पक्षी अभयारण्य पक्षियों और प्रवासी पक्षियों की एक विस्तृत विविधता का घर रहा है, जो यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस और उत्तरी चीन जैसे जगहों से सर्दियों के दौरान स्थान बदलते हुए यहाँ पे आते हैं। कहाँ से साथियों यहाँ पे आते हैं? यूरेशिया से, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस और उत्तरी चीन से यहाँ पे सर्दियों के दौरान स्थान बदलते हुए आते हैं। इन अभयारण्य में साथियों पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा जा सकता है। ये जो कौन सा नागी नटकी अभयारण्य में, कौन सी? नागी नटकी अभयारण्य में 136 पक्षियों की साथियों 136 से अधिक प्रजातियों को नागी नटकी अभयारण्य में देखा जा सकता है। और अगर बात करें साथियों तो लगभग 1600 बार सिर वाले कलहंस, लगभग 1600 बार सिर वाले कुछ कलहंस जो इस किस्म की वैश्विक आबादी का लगभग 3% हैं, को वेटलैंड्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया कि इस दुर्लभ घटना के कारण वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल
एक वैश्विक निकाय नागी बांध पक्षी अभयारण्य को पक्षियों की आबादी के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना है। इसे साथियों एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे एक क्या घोषित किया गया है? महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी इस क्षेत्र को घोषित किया गया है। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार हैं, और बिहार के अगर राज्यपाल की बात करें तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार के राज्यपाल कौन होंगे साथियों? फागू चौहान। राज्यपाल कौन होंगे? फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के साथियों राज्यपाल फागू चौहान, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के हैं। ठीक, नीतीश कुमार जी साथियों वर्ल्ड फेस्टिवल कालरव का क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। इन्होंने उद्घाटन किया जो कि जमुई जिले में उस अभयारण्य का नाम है नागी नटकी पक्षी अभयारण्य। नागी नटकी पक्षी अभयारण्य उसका नाम है। अगली जानकारी है साथियों कि भारत क्या खरीदेगा रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारत साथियों रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगली जानकारी है भारत रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा। लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारत रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI विमान लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारत सरकार साथियों रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई खरीद की दिशा में आधिकारिक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा केंद्र साथियों केंद्र रूसी राज्य द्वारा संचालित रक्षा निर्यात शाखा जिसका नाम है रोसबोन एक्सपोर्ट से विमान के मौजूदा बेड़े में उन्नयन की भी खरीद करेगा। किसकी साथियों? रूसी राज्य द्वारा जो संचालित रक्षा निर्यात शाखा है रोसबोन एक्सपोर्ट से भी क्या करेगा? विमान के मौजूदा बेड़े में उन्नयन की खरीद करेगा। MiG-29 का नया सेट भारतीय वायुसेना में पहले से मौजूद ऐसे 59 जेट विमानों के में शामिल है। और दूसरी ओर बात करें तो 12 सुखोई 30 MKI ऐसे 273 लड़ाकू विमान मौजूदा बेड़े में क्या हैं? शामिल हैं। कहा गया साथियों कि 21 MiG-29 का जो सेट है साथियों यह भारतीय वायुसेना में साथियों 59 जेट विमानों में शामिल है। 59 जेट विमान में शामिल है। और ये 12 सुखोई 30 MKI की अगर बात करें तो ये साथियों 273 लड़ाकू विमान के मौजूदा बेड़े में शामिल हैं। कितने? 272 लड़ाकू विमान 272 लड़ाकू विमान इसमें क्या हैं? इसमें शामिल हैं। ठीक साथियों ये जानकारी है कि भारत रूस से 21 MiG-29 खरीद रहा है और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी
खरीद रहा है। ये साथियों इन्फॉर्मेशन है। अगली जानकारी है साथियों कि किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। खेल और युवा मंत्रालयों के मंत्री हैं साथियों किरण रिजिजू, इन्हें आयुष मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लिखेंगे किरण रिजिजू को साथियों आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार प्राप्त हुआ है। किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का, कौन से आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ। किरण रिजिजू की बात करें साथियों तो इनके पास अभी वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं साथियों। कौन से? खेल एवं युवा मामलों के, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं साथियों, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वह साथियों तब तक इस पद को संभालेंगे जब तक श्रीपाद योसो नाइक स्वस्थ नहीं हो जाते। श्रीपाद योसो नाइक क्या है, इस समय वो अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके कारण यह अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को साथियों यह प्रभार दिया गया है। यह प्रभार दिया गया है। ठीक साथियों, और इसमें अगर हम बात करें साथियों तो राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक श्रीपद यासो नाइक आयुष मंत्रालय से संबंधित अपने कार्य को फिर से शुरू नहीं कर देते हैं। अभी तक इनसे पहले साथियों आयुष मंत्रालय के मंत्री की अगर बात करें तो इसके मंत्री श्रीपद येसो नाइक, श्रीपद येसो नाइक साथियों अभी तक इससे पहले आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। श्रीपद येसो नाइक अभी तक आयुष मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री थे। इनके अस्वस्थ हो जाने के कारण इसका अतिरिक्त प्रभार खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को सौंप दिया गया है। और साथियों अगर बात करें तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्देश दिया है कि सड़क हादसे में घायल आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाइक के अस्पताल में भर्ती रहने तक उनके आयुष मंत्रालय संबंधी कार्यभार को अस्थायी रूप से किरण रिजिजू को उनके मौजूदा कार्यभार के अलावा आवंटित किया जाए। ऐसा हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर या तो सलाह पर ऐसा दिए हैं। ठीक, अगली जानकारी है साथियों कि 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 शुरू हो गया है। अगली जानकारी है 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 शुरू हो गया है। 2021 शुरू हो गया है। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 क्या हो गया है? शुरू हो गया। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साथियों प्रमुख कार्यक्रम। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से है। यह साथियों जो डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है यह किसके लिए प्रमुख होता है साथियों? भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन जो होता है यह इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथियों के लिए ये क्या है? यह प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल उद्योग का सबसे बड़ा यह कार्यक्रम माना जाता है। माननीय केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं।
इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि की बात करें तो कौन रहे साथियों, हमारे यहाँ के भारत सरकार के जो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कानून मंत्री, साथ ही साथ न्याय मंत्री भी हैं साथियों, श्री रविशंकर प्रसाद। श्री रविशंकर प्रसाद क्या है साथियों, इसका उद्घाटन करेंगे। ये जो डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन कौन किया है साथियों, श्री रविशंकर प्रसाद हैं, जो कि कानून मंत्री भी हैं, आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और केंद्रीय संचार मंत्री हैं साथियों। ठीक, अगली बात करें साथियों तो इस शिखर सम्मेलन में अपने 15वें वर्ष में विभिन्न डिजिटल पहलों, जिनमें नीतियां, व्यापार, निवेश, विज्ञापन, डिजिटल वाणिज्य, स्टार्टअप, परिस्थितियां, तंत्र, उभरती तकनीकी और अन्य डिजिटल रुझान शामिल किए जाएंगे और इन पर क्या होगा साथियों, विचारणीय नेतृत्व भी लाया जाएगा। साथियों जो सम्मेलन होगा यह कौन सा, यह 15वें वर्ष में किया जा रहा है। 15वां साथियों यह शिखर सम्मेलन है, डिजिटल शिखर सम्मेलन। इसके अंतर्गत साथियों नीतियों पे चर्चा किया जाएगा, व्यापार पे, निवेश पे, विज्ञापन पे, डिजिटल वाणिज्य पे, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र पे, उभरती तकनीकी पे, साथ ही साथ अन्य डिजिटल रुझानों पे क्या किया जाएगा साथियों, इस पे चर्चा किया जाएगा। सरकार की मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इस वर्ष के शिखर सम्मेलन जो कि वर्चुअली होने वाली है, इसका विषय होगा साथियों आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत। साथियों इसके अगर ये जो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जा रहा है, इसके अगर मुख्य सब्जेक्ट की बात करें या तो मुख्य विषय की बात करें तो इसका मुख्य विषय होगा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत और कहा गया साथियों नए दशक की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत साथियों, ये क्या किया जाएगा, इसका मुख्य सब्जेक्ट रहेगा। और साथियों ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हाल ही में भारत को डिजिटल विकास के वैश्विक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने का अनूठा अवसर भी प्रदान करती है। ठीक, ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है इंफोसिस को गूगल का क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त हुआ है। इंफोसिस को साथियों किसका, गूगल का क्लाउड पार्टनर दर्जा प्राप्त हुआ है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्फोसिस के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो चलिए मैं बता देता हूँ। लिखिए इन्फोसिस को क्या मिला है, गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन्फोसिस को साथियों गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त हुआ। हाल ही में इन्फोसिस ने घोषणा किया है कि उसे डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। किससे, गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई है। इन्फोसिस शीर्ष वैश्विक प्रणाली इंटीग्रेटर्स की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें इस विशेषज्ञता के साथ क्या हुआ है साथियों, इस विशेषज्ञता के साथ मान्यता प्राप्त हुई है। इन्फोसिस को यह मान्यता क्लाउड पर वेयर हाउसिंग और डेटा अंतर्ग्रहण सहित गूगल क्लाउड पर एंड टू एंड क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने पर प्राप्त मिला है। और इन्फोसिस ने साथियों मजबूत कार्यप्रणाली, मजबूत उद्योग विशेषज्ञता, तकनीकी दक्षता, विशेष डाटा और एनालिटिक्स समाधानों में सफलता और सेवा क्षेत्रों को प्रदर्शन करेगी। यह डेटा और एनालिटिक्स प्रसाद की बात करें साथियों तो इन्फोसिस कोबाल्ट का एक हिस्सा है। यह जो एनालिटिक्स प्रसाद है यह इन्फोसिस का क्या है, इन्फोसिस कोबाल्ट का एक हिस्सा है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं के साथ यह डेटा और एनालिटिक्स प्रसाद लागत को साथियों क्या करेगा, अनुकूलित करने में मदद करेगा। जो साथियों इंटरप्राइजेज गूगल क्लाउड पर वर्कलोड को माइग्रेट करने में डाटा लैंडस्केप को आधुनिक बनाने के लिए क्या करेगा, एआई और क्लाउड नेटिव डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए मार्ग भी प्रशस्त करने का काम करेगा। ठीक साथियों, इंफोसिस की अगर हम स्थापना की बात करें तो इंफोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को किया गया। इंफोसिस की अगर स्थापना की बात करें 4 जुलाई 1981 को किया गया। इंफोसिस की स्थापना 4 जुलाई 1981 को किया गया। और साथियों इंफोसिस के सीईओ की बात करें तो सलील पारेख, इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, सलील पारेख। सलील पारेख साथियों इसके क्या हैं, इसके सीईओ हैं। और इंफोसिस के मुख्यालय की बात करें तो इंफोसिस का मुख्यालय साथियों कहाँ है, बेंगलुरु में है। इंफोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंफोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है और सीईओ इसके सलील पारेख हैं और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1981 को किया गया। 4 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना किया गया। अगली जानकारी है साथियों कि गोवा के सीएम मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किए हैं। गोवा के सीएम साथियों क्या नाम है इनका, प्रमोद सावंत जी। इन्होंने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है, एग्जामिनर इन चीज़ों को अक्सर फोकस करता है। एग्जामिनर इन चीज़ों को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है, इसे आप लोग नोट करिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। साथियों गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शहर के इंस्टीट्यूट मैनेजेज ब्रगांजा हॉल में आयोजित समारोह में, कहाँ साथियों, सावंत जी शहर के ही एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ का, गोवा का ही एक शहर का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट मैनेजेज ब्रगांजा हॉल। इंस्टीट्यूट मैनेजेस ब्रगांजा हॉल में साथियों एक समारोह आयोजित किया गया, जिस समारोह में क्या किया है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया। इस पुस्तक को साथियों वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने लिखा। इस पुस्तक को अगर लिखने की बात करें, कौन सी, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक को कौन लिखा है, तो इसे लिखने का काम एक साथियों वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या नाम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका क्या नाम है साथियों, वरिष्ठ पत्रकार का नाम है वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु ने साथियों इस पुस्तक को, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक को लिखने का काम किया है। यह पुस्तक साथियों मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक श्री प्रभु की यादों का एक संग्रह है, जो उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री साथियों क्या, मनोहर पारिकर की जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित किया है। ये साथियों वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, इनकी जो क्या थी, इनकी साथियों जो
इन्होंने एक यादों का संग्रह किया है। और इस पुस्तक में साथियों जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री पर्रिकर जी, श्री मनोहर पर्रिकर के जो जीवन यात्रा थी उसे संग्रहित करने का इस पुस्तक में उसे पिरोने का काम किया है लिखने के दौरान। ठीक साथियों पुस्तक के लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को बयां करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह कहा साथियों कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर का एक महान दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। उन्होंने गोवा की सेवा करने का सपना भी देखा था। मनोहर पर्रिकर गोवा के क्या थे साथियों, सेवा करने का सपना देखा था, साथ ही एक महान दूरदर्शी व्यक्ति भी हुआ करते थे। ठीक, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी, ये इन्फॉर्मेशन थी। पुस्तक का नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इसका साथियों विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी किया और इसे लिखने का काम किया साथियों वरिष्ठ पत्रकार हैं गोवा के वामन सुभा प्रभु। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगली जानकारी है साथियों आप लोगों के लिए कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित है साथियों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का क्या हुआ, निधन हो गया। पद्म पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। यह चेन्नई में अंड्यार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन थी साथियों। कहाँ थी ये? चेन्नई में। चेन्नई में अंड्यार कैंसर संस्थान, अंड्यार कैंसर संस्थान, अंड्यार कैंसर संस्थान के क्या थे साथियों, ये चेयरपर्सन रही हैं, जिसमें यह 1954 में शामिल हुई। यह संस्थान सभी रोगियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह साथियों चेन्नई का जो अंड्यार कैंसर संस्थान है इसकी ये चेयरपर्सन डॉक्टर वी शांता क्या रही हैं, इसकी साथियों चेयरपर्सन रही हैं। इसकी ये क्या रही, चेयरपर्सन रही, इसकी ये चेयरपर्सन रही हैं ये साथियों चेन्नई अंड्यार कैंसर संस्थान की। इनमें साथियों 1954 में शामिल होती है। संस्थान सभी रोगियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर वी शांता की बात करें साथियों तो इनकी गुणवत्तापूर्ण और सस्ते कैंसर उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 1986 और पद्म भूषण 2006 में प्राप्त किया गया। इन्हें साथियों सभी के लिए कैंसर की सुविधा सस्ते पैसे में, सभी के लिए कैंसर की सुविधा बहुत कम पैसे में सस्ते में ही साथियों उपलब्ध कराने के लिए ये क्या थी, प्रतिबद्ध थी, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया, जिसके लिए साथियों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1946 में दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार साथियों 1986 में दिया गया और साथ ही साथ पद्म भूषण भी इन्हें 2006 में दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार साथियों इन्हें कब दिया गया, 2006 में दिया गया, 2006 में। ये दो साथियों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इन्हें। पहला पुरस्कार पद्मश्री 1986 में, दूसरा पद्म भूषण 2006 में इन्हें दिया गया। इन्हें साथियों पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण और साथ ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक साथियों, कौन है ये प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर वी शांता। ये चेन्नई के अंड्यार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन रही हैं। इनका क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया। अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हो गया। अगली इंफॉर्मेशन है साथियों
कि केरल में क्या खोला जाएगा, केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों इंफॉर्मेशन यह भी है, केरल में पहला लेबर अर्थात मजदूरों वाला साथियों लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। केरल में साथियों पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम क्या खोला जाएगा, खोले जाने का बात कही जा रही है। केरल के साथियों अलापुझा में, केरल के अलापुझा में कहाँ है, केरल के अलापुझा में, केरल के साथियों कहाँ पे, अलापुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय। ये साथियों जो लेबर मूवमेंट म्यूजियम है इसका कि हिंदी नाम क्या है, इसका नाम है साथियों श्रम आंदोलन संग्रहालय। श्रम आंदोलन संग्रहालय, श्रम आंदोलन संग्रहालय साथियों क्या किया जाएगा, यह खोले जाने का काम किया जाएगा। श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा जो साथियों विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने का काम करेगा। संग्रहालय साथियों विश्व श्रम आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। अलापुझा ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र के रूप में यह प्रसिद्ध है। अलापुझा की बात करें साथियों तो यह किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, यह ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र, ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र, ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र के लिए साथियों यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। बॉम्बे कंपनी द्वारा पहले से संचालित न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लेबर मूवमेंट म्यूजियम में बदला जाएगा। साथियों बॉम्बे कंपनी के द्वारा साथियों संचालित किया जा रहा है, यहाँ बॉम्बे कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है साथियों क्या है, न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लेबर मूवमेंट में बदला जा रहा है। लिमिटेड को लेबर मूवमेंट में बदला जा रहा है। कौन से साथियों, बॉम्बे कंपनी के द्वारा साथियों संचालित किया जा रहा है न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसे साथियों इसी को लेबर मूवमेंट में क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। और अगर बात करें साथियों तो यह जो होगा यह चित्रों, दस्तावेजों साथ ही साथ अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रम आंदोलन की वृद्धि और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रित करने का काम करेगा। केरल के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, चूंकि केरल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के साथियों मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर होंगे पिनाराई विजयन। क्या नाम है, पिनाराई विजयन। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल के राज्यपाल की बात करें साथियों, केरल के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान साथियों क्या हैं, केरल के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। ठीक साथियों, पिनाराई विजयन है। अगली इंफॉर्मेशन है साथियों, अंतिम इंफॉर्मेशन कि आर-डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत बनेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर आपसे पुटअप करता है। आर डे परेड में शामिल होने वाली आर डे परेड में शामिल होने वाली आर डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत, क्या नाम है? भावना कांत बनेंगी। भावना कांत बनेंगी। आर डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत बनेंगी। फाइटर लेफ्टिनेंट भावना कांत साथियों गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर साथियों शामिल होने वाली है पहली महिला फाइटर। कौन सी? गणतंत्र दिवस के अवसर पर साथियों शामिल होने वाली है पहली महिला फाइटर पायलट होंगी, जिनका नाम क्या है? भावना कांत है। क्या नाम है? भावना कांत। साथियों वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होगी, जो हल्के साथियों लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान में मॉक अप का प्रदर्शन किया जाएगा। वर्तमान में भावना की बात करें तो यह राजस्थान में तैनात है और मिग 21 22 लड़ाकू विमान को उड़ाती है। वर्तमान में ये साथियों कहाँ? भावना कांत की बात करें तो वर्तमान में ये राजस्थान में है। वर्तमान में ये राजस्थान में है। और कौन से विमान को ये उड़ाती है साथियों? मिग 21 22 लड़ाकू विमान। मिग 21 22 लड़ाकू विमान। मिग 21 22 लड़ाकू विमान को वर्तमान में ये उड़ाती हैं। और भावना कांत जी कहाँ? राजस्थान में इस समय तैनात हैं। भावना साथियों वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से भी एक हैं। ये साथियों भावना कांत की बात करें पहली महिला पायलट की तो ये 2016 में भारतीय वायुसेना में ये शामिल हुई, जो कि पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं, जो कि साथियों 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। उन्हें साथियों 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इनके साथ साथियों और कौन कौन शामिल हुआ? तो इनके साथ मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी ने 2016 में ही मोहना सिंह साथियों और अवनी चतुर्वेदी ये दोनों लोग साथियों भावना कांत के साथ क्या हुआ है? ये दोनों लोग महिला फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई हैं। तब से साथियों 10 महिलाओं को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक अगर बात करें तो टोटल कुल कितनी महिलाएं हैं जो कि भारतीय वायुसेना में महिला पायलट के रूप में काम कर रही हैं? तो टोटल 10 महिलाएं हैं। कितना? 10 महिलाएं हैं जो कि भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट के रूप में अपनी सेवा को दे रही हैं। भावना और अन्य 2 महिला सेनानियों को साथियों IAF में शामिल होना वर्ष 2015 में शुरू की गई भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में महिला पायलट्स की भर्ती करने एवं प्रयोगात्मक योजना भी लाई गई थी। इसी योजना के अंतर्गत साथियों इन लोगों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये साथियों आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जिसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के साथ करने का काम किया।
सभी जानकारी को, सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। साथ ही साथ अपने नोटबुक में भी इसे नोट करिएगा और रिवीजन करिएगा। जैसे जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट मैं चीज़ें यहाँ लिखता हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने नोटबुक में इसे नोट करना है और रिवीजन करना है। ठीक साथियों, क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। साथियों, आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, जो भी यूज करते हैं, आप प्रत्येक जगह क्लासों का लिंक शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक की क्लासें और चैनल भी पहुंचे और अन्य विद्यार्थी भी जो विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो भी इसकी सदस्यता ले सकें। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करके दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।